नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अनिश्चित बाजार में भी एसआईपी हिट है और ये जनवरी के एमफी के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन तरीके से बयां करते हैं इस चीज को कि किस तरीके से अस्थिरता में भी निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में निवेश पर भरोसा जताया है और खास तौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा निवेश इस बार एक बार फिर से देखने को मिला। एसआईपी के जरिए काफी अच्छा निवेश इस बार आया है। तो क्या संकेत ये देता है आगे आने वाले महीनों के लिए? लगभग साल की शुरुआत में ही है हम, तो बाकी साल के महीनों के लिए आपको कैसे करनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या है आपके लिए निवेश के मौके कहां पर है और साथ ही तौर पे डेट में भी आप कहां पर निवेश करके मुनाफा कमा सकते हैं? इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ हैं अनिल चोपड़ा, ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग, बजाज कैपिटल। अनिल जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। तो एक बार फिर से हमने जितनी वॉलेटिलिटी सर बाजार में देखी उसके उलट जो एमफी के आंकड़े बता रहे हैं म्यूचुअल फंड के, वो तो काफी ज्यादा उत्साहवर्धक है। क्या संकेत मिलता है जिस तरीके से एक बार फिर से रिकॉर्ड निवेश हुआ है, जिस तरीके से एसआईपी के आंकड़े बढ़े हैं, जिस तरीके से खुद अकाउंट्स भी बढ़े हैं, उससे हम क्या एक तस्वीर देखें कि इस वॉलेटिलिटी में भी एसआईपी या फिर निवेश हिट क्यों है? देखिए, जहां तक बात है वॉलेटिलिटी की, अस्थिरता की, वो तो मार्केट का दूसरा नाम है। अब हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वॉलेटिलिटी के बावजूद भी जो नंबर्स आए हैं काफी पॉजिटिव आए हैं। स्वाति, इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि अब जो इंडियन निवेशक हैं वो मैच्योर हो गए हैं। अब उनको समझ में आ गई है कि वॉलेटिलिटी तो मार्केट में रहेगी रहेगी, लेकिन हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हमने जो अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, जो पूंजी हमने निर्माण करनी है, हमने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है, उनकी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं, अपनी रिटायरमेंट की तैयारी करनी है, उसके लिए तो सिप के जरिए और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी अच्छा नहीं है। ये एक, पहले हम बोलते थे कि ये वॉलेटिलिटी को निपटने के लिए एक अस्त्र है, लेकिन अब हम ये कहते हैं कि अस्त्र नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। और अभी क्या है स्वाति की इतनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ गई है हमारी कंट्री में, इतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है, लोगों की जागरूकता हो गई है कि अब इवन यंग लोग भी जो हैं जैसे अपनी नौकरी शुरू करते हैं, पहला जो काम करते हैं वो 1000, 2000, 5000 रुपए की सिप स्टार्ट कर देते हैं। और उसके लिए कई जो सिंप्लीफिकेशन भी बहुत हुआ है, केवाईसी नॉर्म्स का भी, सेबी की तरफ से भी इसमें बहुत इजाफा हुआ है। एमफी ने बहुत अच्छे एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाए हैं। आप देखिए, जब भी टेलीविजन खोलते हैं, कोई मैच देखते हैं, वहां पे आता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो इन सब चीजों के चलते और पिछले कई सालों से जिन्होंने पहले से सिप स्टार्ट कर रखी है, उन्होंने ये पाया कि मार्केट में वोलेटिलिटी तो आती जाती रहती है। कभी यूक्रेन की लड़ाई छिड़ गई, तो कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो कभी बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो गई, तो कभी अदानी जी के ग्रुप को लेके कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। इन सब के चीज चलते मार्केट में तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री है, जो एक दिशा है मार्केट की, वो तो ऊपर जाने वाली ही है और गोल्स तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे। उसके चलते हमें कोई हैरानी नहीं हुई कि जब ये पीछे कुछ मार्केट्स में करेक्शन आया, कुछ मार्केट्स के सेंसेक्स वगैरह या निफ्टी वगैरह नीचे गए, तो उस वक्त लोगों ने इसको ऐसे समझा कि ये डरने की बात नहीं है, बल्कि अब तो ये मौका मिला है, अब तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है मार्केट में एंटर करने की, जिसकी हम इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी सी मार्केट गिरे तो हम लोग अपना एक पोजीशन बनाए, अपनी इन्वेस्टमेंट करें, जो पैसे हमने जोड़ के रखे हैं। तो वही सब हमारे सामने आया है। और जैसे आपने बताया स्वाति कि तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा सिपें चल रही हैं इस वक्त, जो कि एक 140 करोड़ की आबादी में कोई बहुत ज्यादा भी नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर हम देखें कि कितनी जल्दी कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है इन नंबरों में पिछले कुछ सालों में, तो ये वाकई में आपने जो वर्ड यूज किया उत्साहवर्धक है। 6 करोड़ सिपें चल रही हैं। जरूरी नहीं है कि ये 6 करोड़ लोग कर रहे हैं सिपें, हो सकता है कि 2.5-3 करोड़ लोगों एवरेज 1-2 सिप चलती है, लेकिन अभी भी इसमें काफी ज्यादा स्कोप है इंप्रूवमेंट का, क्योंकि 6 करोड़ जो सिपें चल रही हैं, अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 12,000 करोड़, यानी कि एक सिप जो है सिर्फ 2,000 रुपए की है एवरेज। जबकि आगे चलते हुए उम्मीद करते हैं ये बढ़ के हो जाएगी 4-5 हजार रुपए की पर सिप। और फिर आप देखिए कि 30-35 हजार करोड़ तो हर महीने सिर्फ सिपों से आएगा। तो फ्यूचर तो बहुत ही जो उदयमान है, फ्यूचर तो बहुत ही उत्साहवर्धक है, बहुत ही ब्राइट है। और ये सारे बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि जो भारतीय निवेशक हैं, जो हमारा मिडिल क्लास है, जो हमारे यंग जनरेशन है, उनको अब ये चीजें समझ में आ गई हैं
कि अगर हमने अपने भविष्य को उज्जवल करना है तो हमें अपनी कुछ पैसे जोड़ के और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या सिप करके लमसम करके ही हम अपना गोल्स को जो है पूरा कर सकते हैं। तो उस सभी के परिणाम बिल्कुल जो है अनिल जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको समअप किया कि किस तरीके से चाहे बाजार का मूड और माहौल कैसा ही क्यों ना हो, अब इतना अवेयर हो गया है इन्वेस्टर की, उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बाजार की कैसी भी चाल हो, बाजार को टाइम करके नहीं अपने लक्ष्य के आधारित करनी है। इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करने की जरा कोशिश अब करते हैं। हमने आंकड़े तो समझ लिए कि हाँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से निवेश बढ़ा है, कैसे हमने देखा कि इक्विटी में निवेश ज्यादा अच्छा आया है और म्यूचुअल फंड फोलियो भी जो है वो लगभग 14 लाख करोड़ के पार पहुंचा है। इंडस्ट्री का जो कुल एयूएम है वो करीब 40 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुका है। अब इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं अनिल जी, जो स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी होगी, मल्टी कैप, मिड, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस वगैरह, उसमें जो आंकड़े बताते हैं जनवरी के, वो ये कि स्मॉल कैप में सर्वाधिक 2255 करोड़ रुपए का निवेश आया है। मतलब इतनी वॉलेटिलिटी में भी स्मॉल कैप फंड्स में निवेश आने का मतलब क्या हुआ? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि जो यंग निवेशक हैं, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जिनकी उम्र मैं कहूंगा कि अभी 22 साल से 30 साल के बीच में है, तो ऐसे जो लोग हैं वो थोड़ा सा पास्ट परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं। और अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की स्कीम्स को निकाल के देखें तो डेफिनेटली जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो वहां थोड़ा रिस्क तो ज्यादा रहता है लेकिन रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। अभी भी अगर हम देखें तो जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं हमारी कंट्री की म्यूचुअल फंड्स की, उन लोगों ने ज्यादा पैसे जो है अपना वो लार्ज कैप जो शेयर्स हैं, जो टॉप कंट्री के जो 100 शेयर्स हैं या निफ्टी 50 हैं या सेंसेक्स के 30 हैं या कुल जमा जो 100 शेयर है जिनको हम लार्ज कैप मानते हैं, ज्यादा पैसा वही लगा रखा है। तो वहाँ अपॉर्चुनिटी वहां पे देखते हैं कि भाई अगर हम 1000-2000 रुपए की सिप कर रहे हैं या 5000 रुपए की सिप कर रहे हैं और स्मॉल कैप में कर रहे हैं जिसमें रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है, जो पेनी स्टॉक्स हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, जो आज अभी शुरुआत हुई हैं लेकिन वो कल को अडानी, अंबानी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या बजाज फाइनेंस बन सकती हैं। तो वहां पे लोगों को एक बहुत आशा दिखती है, एक वहां पे लोगों को एक फ्यूचर नजर आता है कि आज के स्मॉल कैप में अगर वो इन्वेस्ट करके और थोड़ा सा रिस्क लेके लंबे समय तक अपनी पूंजी को अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यही एक वजह है कि जो सिपों में जो इजाफा हुआ है, जो नए निवेशक आए हैं, उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट, जिसको हिंदी में आप क्या कहेंगे कि जोखिम लेने की जो क्षमता है उनकी, वो ज्यादा बढ़ी हुई है। और इसके चलते वो लोग जो है स्मॉल कैप फंड्स को पास्ट परफॉर्मेंस देख के कि उसमें रिटर्न 18-18, 20-20% की भी आई है, तो वो वहां पे जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं। और अगर वो लंबा समय वेट करेंगे तो वो रंग भी लाएगा, जो उन्होंने जोखिम लिया है उसको उनका फल भी जरूर मिलेगा। तो स्मॉल कैप में खास तौर पर जैसा अनिल जी बता रहे हैं कि जो यंग निवेशक हैं उनका ज्यादा आकर्षण रहा है स्मॉल कैप के प्रति, और यही वजह है कि स्मॉल कैप में ज्यादा हमने निवेश आता हुआ देखा है, जो कि जनवरी के आंकड़े बता रहे हैं निवेश के। लेकिन डेट फंड का प्रदर्शन फीका रहा है और हमने दिसंबर के साथ साथ जनवरी के महीने में भी डेट फंड से निवेश निकलते हुए देखा है, आउटफ्लो देखा है। हालांकि दिसंबर के लगभग 20,732 करोड़ रुपए के मुकाबले कम रहा, काफी 9,733 करोड़ जरूर रहा, पर ये डेट फंड्स में जो फीका प्रदर्शन है उसकी बड़ी वजह क्या हम इस तरीके से माने, जो इंटरेस्ट रेट लगातार हाइक हो रहा है अब तक हुआ है, हमने जो 2022 में देखा है, उसका एक बड़ा रीजन ये रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने स्वाति। देखिए डेट फंड्स को लेकर ना कुछ भ्रांति रहती है। कुछ जो आम निवेशक हैं उनको लगता है कि भाई जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो हमें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन वो होता उल्टा है। जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट की स्कीमें हैं जैसे बैंक एफडी वगैरह या पोस्ट ऑफिस की स्कीमें, वहां तो बेनिफिट मिलता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। लेकिन अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो वहां पे जो तो अवेयर हैं, जो इसकी इंटीग्रेसिस को समझते हैं, वो ये समझ पाते हैं आसानी से कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तब तब डेट म्यूचुअल फंड्स की जो रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, सालाना जो ग्रोथ की जो दर है उसमें कमी आती है। उसकी वजह यह है कि पहले जो निवेश हो रखा है वहां पे प्रतिभूतियों का या डेट की सिक्योरिटीज का, अगर आप उन्हीं पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, 2 मिनट लगेंगे लेकिन ये जरूरी है हमारे दर्शकों को समझना कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का बॉन्ड है जिसपे ब्याज मिलता है 6%,
वो आपके पास है। लेकिन अगर अब नए बॉन्ड इश्यू हो रहे हैं जिसपे 8% ब्याज मिल रहा है, तो क्या कोई आपका 1 लाख रुपए वाला बॉन्ड खरीदेगा आपसे? 1 लाख रुपए में 6% जिसमें मिलता है, नहीं खरीदेगा। वो तो कहेगा भी हमें तो आप 80,000 रुपए में दो, क्योंकि अब तो ब्याज 6%, 8% हो गया है। तो उसके चलते वो 1 लाख की वैल्यू गिर के होगी 80,000 रुपए। ऐसे ही सारे डेट म्यूचुअल फंड्स की जो उनकी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं, जो वहां पे निवेश हो रखा है डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेट सिक्योरिटीज में, उनकी एनएवी या उनकी वैल्यू कम हुई है। उसका एक वजह है इंटरेस्ट रेट में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इसकी शुरुआत हो गई थी 22 के शुरू में ही, जनवरी में ही, जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई थी। उसके साथ ही ग्लोबल जो सेंट्रल मार्केट्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे वो यूके का बैंक हो, चाहे अमेरिका का, चाहे इंडिया का, हमारे आरबीआई ने भी लगातार हर 2-2, 3-3 महीने के बाद कभी 1%, कभी आधा %, कभी 25 पैसे, कभी 0.25 इंटरेस्ट रेट लगातार अभी बढ़ते जा रहे हैं। ये एक अजीब सी साइकिल है। बहुत सालों से तो इंटरेस्ट रेट लगातार गिर रहे थे और डेट फंड्स की जो परफॉर्मेंस थी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं रहता है। बीच में ऐसे ऐसे पीरियड आते हैं, जैसे अभी आए हुए हैं। ये पीरियड ज्यादा देर नहीं चलेंगे। ये हो सकता है 1.5 साल चले, 1.25 साल चले, 1.25 साल चले, उसके बाद फिर साइकिल टर्न होगी ही होगी। इंटरेस्ट रेट फिर से वापस जाएंगे और फिर से डेट फंड्स में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, फिर से वहां पे बाहरें आएंगी, फिर से लोग उधर झुकेंगे। लेकिन अभी जिन लोगों ने पिछले कुछ समय में निवेश किया, डेफिनेटली उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन डेट फंड्स में भी स्वाति, हम हमेशा से ये कहते हैं कि जब भी आपने निवेश करना हो तो आपका टाइम होराइजन तकरीबन 3 साल का होना चाहिए। और 3 साल में जो है वो डेट फंड्स की रिटर्न वापस आ जाती है। अगर आपको 1 साल हुआ है तो आपकी रिटर्न 6-7% की जगह सिर्फ 3-4% ही नजर आ रही होगी। और उसकी वजह जो है वो फंड मैनेजर की कोई गलती नहीं है। आप सोचते होंगे कि पता नहीं क्या घोटाला हो गया, क्या घपला कर दिया कि रिटर्न कम हो गया। ऐसा नहीं है। उसकी एक ही एक वजह है कि ब्याज दरों में बढ़ना। और ब्याज दरें जो बढ़ी हैं, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है। ये ग्लोबल फिनोमिना है। इन्फ्लेशन भी बढ़ा, उसके चलते कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े। जब वॉर छिड़ी तो कई चीजें, पहले पेट्रोल कितना महंगा हो गया था। तो उसके बाद ये जो साइकिल चल रही है, अब धीरे धीरे इसमें ठहराव आ रहा है। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, और हुआ भी है। आप स्वाति अगर अपने रिकॉर्ड में देखें, अपने चैनल ये संकेत भी लग रहे हैं कि शायद जो ब्याज दरें हैं इसके बाद इसकी बढ़ोतरी ना ही हो। काफी हद तक जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं। आपको डेट में अभी फिलहाल आने वाले टाइम के लिए, अगर हम ये मान के चले कि अब ये ब्याज दरें पीक आउट हो गई हैं, निवेश का बेहतरीन विकल्प क्या लग रहा है डेट में, फिक्स्ड इनकम में? हाँ, देखिए, इसमें ऐसे लग रहा है कि शायद अभी जो रिसेंट, जो 2-3 दिन पहले जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी करी, अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद 2-3 महीने के बाद जब दोबारा से समीक्षा हो, तब भी शायद एक आध बारी और भी 15-20% चांस है कि शायद थोड़ा सा और बढ़े। अगर जैसे ही ये पीक आ जाती है और उसके बाद गिरना शुरू होता है, उसके बाद तो फिर डेट फंड्स की रिटर्न ऑटोमेटिकली इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। और उसमें आपको चाहिए कि आप जो है मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म डेट फंड जो है, जिसमें कम से कम 18 महीने से 36 महीने या 60 महीने का निवेश रहता है, ऐसे डेट फंड्स पे जाएं और इंतजार करें 3 से 4 साल का। हो सकता है शुरू में 5-6 महीने आपको रिटर्न ना नजर आए, लेकिन आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो डेट फंड्स की एक्सपेक्टेड रिटर्न होती हैं तकरीबन 6% के आसपास की, इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, उसके चांसेस पूरे हैं स्वाति। तो हम शुरू से ये कहते हैं कि अपने एसेट एलोकेशन को मार्केट के हिसाब से छेड़े नहीं। एसेट एलोकेशन का बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो तकरीबन 10 रुपए तो डाल दीजिए आप गोल्ड में, और बाकी जो है 100 में से अपनी उम्र घटाइए, वो लगाइए इक्विटी में, और बैलेंस जो बचता है वो लगाइए डेट में। तो इसलिए नहीं कि भाई क्योंकि इक्विटी मार्केट में आगे कुछ चांसेस हैं कि वहां पे वॉलेटिलिटी है तो उस रेशियो को आप चेंज कर दें, या डेट मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं तो वहां पे आप कम ज्यादा कर दें। टेक्निकल चीजें ना करें। अगर आप लगातार अपनी एसेट एलोकेशन को बनाए रखें तो ओवर ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पीरियड आपकी रिटर्न सारी एसेट क्लासेस से आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिल जाएंगी। अनुज जी, अब क्योंकि हम देख रहे हैं जो ट्रेंड है वो महीना दर महीना इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले टाइम में भी हम देख सकते हैं कि जो निवेश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा ही, और निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में अब लगा रहे हैं, अपने निवेश की प्लानिंग बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। इक्विटी में आपसे मैं जानना चाहती हूं कि इक्विटी में कहां पर आपको लगता है निवेश के बेहतरीन मौके बन रहे हैं? कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपको खासतौर पर इक्विटी में पसंद है? देखिए स्वाति, इसमें एक हम शुरू से ही
एक स्पेशल एडवाइस देते आ रहे हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन जो है, मुझे उसका हिंदी पूरा वर्ड मालूम नहीं है, बट आई एम श्योर सब समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, कि सारे अंडे अपने एक ही बास्केट में रखने चाहिए, तरह तरह से बांट के रखने चाहिए। तो उसके चलते हम शुरू से ये सलाह देते आए हैं कि अगर आपने 10,000 रुपये हर महीना इक्विटी मार्केट में निवेश करना है, तो पहला तो सबको जग जाहिर है कि सिप जो है वो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, और उस 10,000 रुपए को आप 5 सिपों में बांटिए। ये बहुत समझने वाली बात है, 5 सिपों में। और 5 सिपें कैसी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए लार्ज कैप फंड्स, ठीक है, लार्ज कैप फंड्स। तीसरी सिप होनी चाहिए मिड कैप फंड में। चौथी सिप होनी चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड में। और जो पांचवी सिप है वो आपकी कोई भी पसंदीदा थीम हो सकती है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड या वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड या फिर इंडेक्स फंड या फिर स्पेशल सिचुएशन फंड। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 2 लार्ज कैप फंड, तीसरी जो है वो मिड कैप, चौथी फ्लेक्सी कैप, और पांचवी जो हो गई वो होगी कोई भी आपकी पसंद की थीम, जैसे कि एफएमसीजी फंड या आईटी फंड वगैरह। ये तो हो गया एक सिंपल सा फार्मूला उन लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए, जो 5, 10, 15, 20 हजार रुपए हर महीने लगा के अपनी सिप को वो स्टार्ट करना चाहते हैं। अब आती है बात कि जिन्होंने लमसम करना है, अगर जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख करना है, उनके लिए हम कुछ स्पेशल सलाह दे रहे हैं आपको आज, कि एक तो कैटेगरी है जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छी चलेगी, वो है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में क्या है कि जैसे नाम ही बता रहा है कि इसमें सारे तरह के कैप्स आ रही हैं, लेकिन लिमिट्स होती हैं। 25% जाता है लार्ज कैप में, 25% जाता है मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में, और बाकी जो लास्ट का 25% है वो कैश या दूसरी कैटेगरीज में जा सकता है। तो ये एक मल्टी कैप कैटेगरी जो है, उसमें कोटक का मल्टी कैप फंड है, या निप्पॉन लाइफ का जो पहले रिलायंस होती थी उसका मल्टी कैप फंड है, वो हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है ऐसे निवेशक हैं कि थोड़ी जोखिम लेने की क्षमता आप में कम है, तो फिर आपको एसेट एलोकेशन फंड्स या बैलेंस एडवांटेज फंड्स, जिसमें 60-65% तो जाता है इक्विटी में, लेकिन 30-35% डेट में जाता है ताकि बैलेंस बना रहे, तो उसमें हम आपको एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं। तो इस तरीके से कुछ फंड्स हैं जो आप चुन सकते हैं अगर आपने इस वक्त मार्केट में एंट्री करनी है। लेकिन जो ऑल सीजन एक जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने पहले ही बता दी आपको, कि आप अपने अमाउंट को 5 जगह डिवाइड कर दीजिए। 40% लार्ज कैप में, 20% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप में, 20% सॉरी फ्लेक्सी कैप में, और लास्ट का जो 20% है वो इंडेक्स फंड भी हो सकता है, या स्मॉल कैप भी हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल इक्विटी भी हो सकता है। तो ये अगर स्वाति अगर आप कहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं दर्शकों को आपको कि ये लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी देना जरूरी। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, ये डेफिनेटली ये ऐसे बेसिक्स हैं जो हमेशा दर्शकों को मालूम होने ही चाहिए। लेकिन हम एक अलग शो इसके लिए करेंगे जिसमें हम समझेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बारीकियां। अभी जितने भी कैटेगरीज आपने अनिल जी बताए हैं उससे जुड़े हुए कुछ फंड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ जरूर, मैंने देखिए कुछ नाम आपको सुझाए हैं, जैसे कि एक तो मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने बोला कोटक मल्टी कैप फंड, फिर ऐसे ही मैंने आपको बताया निप्पॉन लाइफ का मल्टी कैप फंड, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। मिड कैप कैटेगरी में भी लोगों का बहुत रुझान रहता है, और इनकी भी जो परफॉर्मेंस है लार्ज कैप के मुकाबले में बेहतर रही है, जबकि हम कहते ही हैं कि इसमें निवेश 2 के मुकाबले 1, यानी कि लार्ज कैप के मुकाबले 50% होनी चाहिए। ये भी एक हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आता है, लेकिन इस कैटेगरी में भी मोतीलाल मिड कैप फंड को हम रिकमेंड कर रहे हैं। और एक और फंड जो हम रिकमेंड कर रहे हैं आजकल वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये पहले बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता था 3-4 साल पहले, कुछ बीच में ये इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ठंडी रही, लेकिन अब दोबारा से ऐसा टाइम आ गया है कि अब ऐसी कंपनियां चुननी है जिनमें लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है वो एम्बेडेड है, और वो जल्दी ही ओपन अप होने वाली है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है वो भी हम रिकमेंड करेंगे कि उसमें आप अगर आपने 10 लाख लगाना है तो 2 लाख रुपए वहां लगा सकते हैं। 2 लाख लगाइए आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में, जिसकी नॉट ओनली ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट क्योंकि आगे चलते हुए हमको लगता है कि इक्विटी मार्केट तो अच्छा परफॉर्म करेगी, डेट मार्केट के भी दिन अच्छे आने वाले हैं, तो वहां से आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। तो ये कुछ 5 फंड्स हैं जो हमने बताए हैं स्वाति, और आई थिंक आप उनके नाम भी दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, तो अगर इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो वो भी दे सकते हैं हम। बिल्कुल अनिल जी, मैं आपसे एक स्पेशली एक फंड के बारे में जानना चाहती हूं, क्योंकि इसकी चर्चा चारों ओर है
और खास तौर पर ऊंची ब्याज दरों में इसमें निवेश करने को लेकर लोगों में खासा उत्साह आजकल नजर आ रहा है, वो है टारगेट मैच्योरिटी फंड। अब क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं कि जो ब्याज दरें हैं वो लगभग आगे आने वाले समय में स्थिर रहने की ओर जा रही हैं, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड से ऐसे समय में निवेशकों को मिलता है कैसे फायदा? देखिए, आपने मेरे बहुत ही मन पसंदीदा बात कर दी है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी पूरा एक प्रोग्राम करिएगा इसके ऊपर, बट धन्यवाद इसको लाने के लिए। फ्रेंड्स, टारगेट मैच्योरिटी फंड जो है बहुत ही एक शानदार कैटेगरी है, बट याद रखिए कि ये डेट फंड की कैटेगरी, अभी हम इक्विटी की बात कर रहे थे, बट ये डेट फंड की कैटेगरी है। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में आपने क्या करना है कि आपका जो गोल है किस साल में आने वाला है, जैसे रिटायरमेंट फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रिटायरमेंट आनी है 2035 में, अभी हम चल रहे हैं 2022 में, 13 साल के बाद, तो आपने ऐसा टारगेट मैच्योरिटी फंड ढूंढना है जिसकी टारगेट मैच्योरिटी 2035 में आ रही हो। अगर आपकी रिटायरमेंट होनी है 2027 में, तो आप ऐसा फंड ढूंढिए जिसकी टारगेट मैच्योरिटी जो है वो 2027 हो। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड की हमेशा एक पर्टिकुलर ईयर, एक पर्टिकुलर मंथ रहता है, वो अगर आपके अपने गोल से मैच हो रहा है और आप उसमें एंटर कर जाते हैं, तो फिर एक तो यह है कि आपको वोलेटिलिटी से डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट जो गोल का ईयर है और जो उस फंड का टारगेट का गोल का ईयर वो मैच करते हैं। उन्होंने जो निवेश कर रखे हैं उसके अंदर वो सारे के सारे आपको पूरी उनकी वैल्यू, उनकी रिटर्न जो उसमें कूपन रेट है वो मिलेगा टिल द एंड, जिसको हम YTM बोलते हैं, यील्ड टिल मैच्योरिटी, वो मिलेगी आपको। और उससे आप जो निश्चिंत होके अपने गोल्स को पूरा करने में अपनी आप कॉन्फिडेंस रह सकते हैं, आप बिल्कुल उसमें अनिश्चितता जो है वो खत्म हो जाती है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स बहुत ही एक अच्छा विकल्प है उनके लिए जो रिस्क बिल्कुल ही लेना चाहते और जो जिनको गोल पता है अपना कि किस साल किस महीने में उनको फंड्स चाहिए होंगे, उससे मिलता जुलता आप टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश करके, और याद रखिए ये डेट फंड्स हैं, और इसमें फिर ये नहीं होगा कि अगर उसकी रिटर्न है 7.82% तो आपको 7.82 ही मिलेगी, प्रोवाइडेड आप एंड तक उसका वेट करें, इंतजार करें। अगर बीच में निकलेंगे तो हो सकता है आपको उसमें कुछ कम ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड बहुत ही अच्छी टारगेट कैटेगरी, मैच्योरिटी फंड को मैच्योरिटी तक होल्ड करने का है भरपूर फायदा। धन्यवाद करेंगे अनिल जी आपका हमारे साथ मनी गुरु में। आज के इस खास कार्यक्रम में आप चर्चा में शामिल हुए। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।